साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके स्टडी में। तो आज मैं आपको उत्तराखंड के विभाजन के बारे में बताऊंगा। जो उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना चल रही थी तो उसमें थोड़ा सा कुछ छूट गया था, क्योंकि बीच में मैंने हिंदी की क्लासें भी स्टार्ट की थी, उसका भी सिलेबस कंप्लीट करवाना है। तो आज मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करवाऊंगा। आज इसमें जो लास्ट है उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, ठीक है। तो आज हम उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन के बारे में बताएं। आज का जो टॉपिक है उत्तराखंड का भौगोलिक भौगोलिक एक सेकंड है। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, ठीक है। तो आज होगा उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। आप हमारे साथ बने रहें, सब कुछ आपको यहीं पे समझाया जाएगा, ठीक है। आप हमारे साथ नोट्स बनाए, कॉपी पेन लेके बैठे और पूरी वीडियो जरूर देखें अंत तक, ठीक है, ताकि आपको तभी समझ आएगा। 2 लाइन देखेंगे, 1-2 मिनट देखेंगे, स्किप करेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले उत्तराखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। उत्तराखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 8। तो कौन कौन से हैं? ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय, दून क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, तराई और अंत में आता है गंगा का मैदानी भाग, ठीक है। कितने हो गए? 8 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है उत्तराखंड को, ठीक है। अब बात करेंगे हम एक एक के सबकी बातें करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांस हिमालय। सबसे पहले बात करेंगे ट्रांस हिमालय। सबसे पहले बात होगी ट्रांस हिमालय की, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र उसे कहा जाता है जिसका उद्भव हिमालय से पहले हुआ है। ट्रांस हिमालय किसे कहा जाता है? जिसका उद्भव हिमालय से पहले हुआ हो उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय वह हिमालय क्षेत्र उसे कहा जाता है जिसका उद्भव हिमालय से पहले हुआ हो, जिससे तिब्बती हिमालय या तैथिस हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। तिब्बती हिमालय और तैथिस हिमालय भी कहा जाता है, उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में आपका जक्सर श्रेणी भी आता है। ट्रांस हिमालय में कुछ दर्रे भी आते हैं। ट्रांस हिमालय में कुछ नदियां भी आती है, ठीक है। और ट्रांस हिमालय में कुछ भारत की जो उच्चतम श्रेणियां हैं वो भी आती हैं। तो मैं एक एक के आपको सब कुछ बताता रहूंगा, यहाँ पे आप नोट करते रहें, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जक्सर श्रेणी भी आती है, ठीक है। जक्सर श्रेणी भी आपकी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जक्सर श्रेणी भी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब कुछ दर्रों की बात करते हैं। कुछ दर्रे हैं, जो वो दर्रे हैं ना, जो टॉपिक है वो तो मैं आपको अलग से बताऊंगा। इसमें जो उन दर्रों की बातें कर रहा हूं मैं जो आपके ट्रांस हिमालय में आते हैं, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आने वाले दर्रे हैं आपके माणा, नीति, किंगरी, विंगरी, लिपुलेख, चोरहोती, सलसल, दारमा आदि दर्रे इसमें आते हैं, ठीक है। कौन कौन से? नीति, माणा, किंगरी, बिंगरी, नीति, माणा, किंगरी, विंगरी, लिपुलेख,
लिपू लेक, लिपू लेक, चौरहोती, 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 सलसल, सलसल, दारमा आदि, ये सब किसमें आते हैं? ट्रांस हिमालय में। ठीक है, नीति, माणा, किंगरी, पिंगरी, लिपुलेख, चौरहोती, सलसल, दारमा आदि दर्रे किसमें आते हैं? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब ट्रांस हिमालय की जो ऊंचाई की बात करते हैं, ऊंचाई, ऊंचाई की बात करते हैं ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय की ऊंचाई 2500 मीटर से, ट्रांस हिमालय की ऊंचाई 2500 मीटर से 3500 मीटर, 3500 मीटर तक। ठीक है, जो इसकी ऊंचाई है 2500 मीटर से 3500 मीटर तक के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है आपका, वो आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, समझ आ रहा ना? तो आगे बढ़ते हैं फिर। समझ आ रहा तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं, समझ आना चाहिए भाई, सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं, ऐसे भी कोई भी चीज नहीं छोड़ रहा हूं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एमसीक्यू भी करवाऊंगा जैसे न्यू पैटर्न के आधार पर। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ऊंचाई की बात हो गई है, अब बात करते हैं भारत के। भारत में कुछ ट्रांस हिमालय के कुछ अंतर्गत आता है ना, भारत में जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कुछ श्रेणियां आती है ना, तो वो कौन कौन सी श्रेणी है भारत के परफेक्ट से। ठीक है, भारत के हिसाब से, भारत के जो क्षेत्र है ना, जो ऊंची श्रेणियां हैं जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है, काराकोरम, कैलाश और लद्दाख। काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, नहीं एक सेकेंड, काराकोरम, लद्दाख, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख और कैलाश पर्वत, कैलाश। ठीक है, लद्दाख। ठीक है, काराकोरम, कैलाश और लद्दाख। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं आपके ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का निर्माण किससे मिलकर बना है? ट्रांस हिमालय का निर्माण, ये भारत की कुछ श्रेणियां बता दी आपको, काराकोरम, लद्दाख और कैलाश, ये किसमें आते हैं? ट्रांस हिमालय। अब बात करते हैं कि ट्रांस हिमालय का निर्माण किससे मिलकर हुआ है? ट्रांस हिमालय का निर्माण, ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टानों से मिलकर हुआ है। ट्रांस हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? अवसादी चट्टानों से मिलकर ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय कहाँ स्थित है हमारा? ट्रांस हिमालय महान हिमालय की, महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। महान हिमालय के किसमें? उत्तर में स्थित है ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय की ये वाली बात हो गई, निर्माण हो गए, और दिशाएं होगी, किस दिशा में स्थित है, ये होगा आपका ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय में जो एक बात और रह गई है, इसके बाद आता है आपका वृहत हिमालय। तो जो ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय, इसके बाद कौन सी श्रेणी आती है? वृहत हिमालय। तो जो ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय, किसकी बात कर रहा हूं? ट्रांस हिमालय और जो इसके बाद आने वाला हिमालय, वृहत हिमालय,
को अलग करने वाली लाइन, अलग करने वाली लाइन कौन सी है? अलग करने वाली लाइन, करने वाली लाइन। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाली लाइन कौन सी है? सच्चर जोन, सच्चर सच्चर जोन या हिंज, या हिंज लाइन। ये किसको अलग करते हैं? सच्चर जोन या हिंज लाइन किसको अलग करते हैं? ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ये वाला क्वेश्चन कई बार बन रखा है ना। सच्चर जोन और हिंज लाइन किसको अलग करती है? ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को। यह क्वेश्चन बनेगा ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाली लाइन कौन सी है? तो सच्चर जोन या हिंज लाइन। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे आपका ट्रांस हिमालय कंप्लीट हो चुका है, जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले थे। ठीक है, डिटेल बता दिया मैंने आपको। अब बात करेंगे बृहद हिमालय। ठीक है, बृहद हिमालय की बात करेंगे। अब बात किसकी करेंगे? बृहद हिमालय की। ठीक है, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय किसकी बात करेंगे? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय हिमाद्री या उच्च हिमालय भी कहा जाता है। बृहद हिमालय को हिमाद्री या उच्च हिमालय भी कहा जाता है। बृहद हिमालय को हिमाद्री या, बृहद हिमालय को हिमाद्री व उच्च हिमालय भी कहा जाता है। हिमाद्री व उच्च हिमालय भी कहा जाता है बृहद हिमालय को। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करते हैं। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 4500 मीटर से लेकर, ठीक है, 4500 मीटर से लेकर 7817 मीटर, 7817 मीटर तक के बीच। ठीक है, बृहद हिमालय को हिमाद्री व उच्च हिमालय भी कहता है। इसकी ऊंचाई 4500 मीटर से 7800 मीटर के बीच में है, के बीच में है। ठीक है, बृहद हिमालय की ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई भी हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं बृहद हिमालय की उच्चतम श्रेणी, जो दुनिया के हिसाब से। ठीक है, दुनिया में सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कौन है? कौन सी ऊंचाई है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये दुनिया की सर्वोच्च चोटी है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये बृहद हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। बृहद हिमालय के हैं, बृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटी है ये, सर्वोच्च। एक सेकंड, बृहद हिमालय की बृहद हिमालय की उच्चतम श्रेणी। ठीक है, उच्चतम श्रेणी, बृहद हिमालय की उच्चतम श्रेणी। बृहद हिमालय की उच्चतम श्रेणी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ उत्तराखंड के हिसाब से भी जो बृहद हिमालय की उच्चतम श्रेणियां हैं। नंदा देवी हो गई, नंदा देवी पश्चिमी, नंदा देवी पश्चिमी, जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर। अब बात करते हैं कामेट बंदरपूंछ, कामेट बंदरपूंछ, कामेट हो गए, बंदरपूंछ हो गए, नंदा देवी पश्चिमी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं चौखंबा, चौखंबा, दूनागिरी, दूनागिरी भी हो गया, चौखंबा हो गया। ठीक है, त्रिशूल हो गए, नंदाकोट हो गया, त्रिशूल, नंदाकोट। ठीक है, त्रिशूल हो गया, नंदाकोट हो गया।
पंचाचूली हो गया, गाना सुना है ना पंचाचूली, गढ़वाली गाना है जो पंचाचूली वाला, ठीक है। त्रिशूल, नंदाकोट, पंचाचूली आदि चोटियां जो है वो बृहद हिमालय की उच्चतम श्रेणियां है। ये कौन सी है? बृहद हिमालय की उच्चतम श्रेणियां, बृहद हिमालय की उच्चतम श्रेणियां है ये, ठीक है, उच्चतम श्रेणियां, ठीक है। अब थोड़ा इसको मिटा देता हूं, अभी इसमें काफी चीजें बाकी है। हिमालय भी हो गया है, ठीक है। गाने भी सुनने चाहिए भाई, गानों से भी कहीं पर्वत याद हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। एक पंचाचूली वाला भी है, ठीक है। ये हो गई बात। अब बात करते हैं उत्तराखंड में बृहद हिमालय श्रेणी पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं। पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम तक कुल कितने जिले, कुल कितने जिले फैले हैं बृहद हिमालय? पूर्व से पश्चिम तक कुल 6 जिले, 6 जिले बृहद हिमालय में, बृहद हिमालय फैला हुआ है। 6 जिलों में बृहद हिमालय फैला हुआ है, 6 जिलों में बृहद हिमालय फैला हुआ है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक, ठीक है। तो कौन कौन से जिले हैं? उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, इन 6 जिलों में बृहद हिमालय फैला हुआ है। कौन कौन से? उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग, 6 जिले हो गए, ठीक है। ये इन 6 जिलों में बृहद हिमालय क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वर्षा, वर्षा की बात करते हैं कि सबसे कम वर्षा भी इसी क्षेत्र में होती है। कम वर्षा, सबसे कम वर्षा भी इसी क्षेत्र में होती है। तो कितनी होती है सबसे कम? 40 से 80 सेंटीमीटर, 40 से 80 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पे वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा इसी बृहद हिमालय क्षेत्र में होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हिमानी जलवायु किस ऊंचाई पर पाई जाती है? हिमानी जलवायु, हिमानी जलवायु, हिमानी जलवायु, तो हिमानी जलवायु 4200 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। 4200 मीटर, 4200 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, पाई जाती है हिमानी, ठीक है। जहां से इसकी ऊंचाई स्टार्ट होती है तो 45 से होती है, पर 4200 मीटर से हिमानी जलवायु पाई जाती है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि सर्वाधिक, एक सेकेंड है, अब इस थोड़ा इसको मिटा देता हूं जरा, एक सेकेंड। अब इसके मूल निवास की बात करते हैं। बृहद हिमालय के मूल निवासी किसे कहा जाता है? किस जनजाति को कहा जाता है बृहद हिमालय के मूल निवासी? तो बृहद हिमालय के मूल निवासी भोटिया जनजाति को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति, भोटिया जनजाति बृहद हिमालय, भोटिया जनजाति बृहद हिमालय के मूल निवासी, ये कौन हो गए? मूल निवासी। मूल निवासी कौन है? तो कभी क्वेश्चन बन गया कि बृहद हिमालय के मूल निवासी किस जनजाति को कहा जाता है? तो भोटिया जनजाति को कहा जाता है। या क्वेश्चन बनेगा भोटिया जनजाति किस हिमालय के मूल निवासी है? तो बृहद हिमालय। जैसा भी घुमाएगा आंसर वही होगा, बस आपको ध्यान लगा के एक बार इसको पढ़ना है, तभी जाके, जब तक समझोगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। रटोगे भूल जाओगे, क्वेश्चन आएगा पेपर में भूल जाओगे, ठीक है। रट के कोई फायदा नहीं है, समझो चीजों को, क्या बोला जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो मूल निवासी की बात हो गई, भोटिया जनजाति, ठीक है।
मूल निवासी की बात होगी। अब बात करते हैं कि वृद्ध हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच, वृद्ध हिमालय, इसके बाद जो आने वाला हिमालय है वो है मध्य हिमालय, ठीक है। वृद्ध हिमालय, बात करते हैं बृहद हिमालय व मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बीच, वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कौन सी रेखा पाई जाती है, के बीच कौन सी रेखा पाई जाती है, मध्य हिमालय व वृद्ध हिमालय व मध्य हिमालय के बीच मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये हो गया आपकी वृद्ध हिमालय व मध्य हिमालय के बीच की रेखा, ठीक है, जिसको हम मुख्य केंद्रीय भ्रंश भी कहते हैं, मुख्य केंद्रीय भ्रंश भी कहा जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मुख्य केंद्रीय भ्रंश भी कहा जाता है, जो हिमालय, वृद्ध हिमालय व मध्य हिमालय के बीच की रेखा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ ये घाटी है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी भी वृद्ध हिमालय के अंतर्गत आती है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी जो चमोली में है, ये भी वृद्ध हिमालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब एक बात करते हैं, आप थोड़ा इसको मिटा देते हैं, अगर थोड़ा डिटेल में जाओगे ना तो कभी फंसोगे नहीं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन बन गया कि टिम्बर लाइन क्या है, टिम्बर लाइन, टिम्बर लाइन क्या है, टिम्बर लाइन क्या है, तो टिम्बर लाइन वह सीमा जहां से पेड़ वाले जंगल समाप्त हो जाते हैं, पेड़ वाले जंगल, ये मत बोलना कि जहाँ पेड़, कहीं ऊपर भी तो जंगल ही है जहाँ पेड़ नहीं होते हैं, हिमालय वो भी तो जंगल ही है, भले वहां पेड़ नहीं होते हैं, तो वह सीमा जहां पेड़ वाले जंगल समाप्त होते हैं, वह सीमा, वह सीमा जहां पेड़ वाले जंगल खत्म हो जाते हैं, पेड़ वाले जंगल समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, हो जाते हैं, ठीक है, उसे टिम्बर लाइन कहते हैं। कभी भी क्वेश्चन बन सकता है ऐसे चीजों को एकदम पकड़ता है एग्जामिनर, टिम्बर लाइन, ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो हमारा वृद्ध हिमालय भी यहाँ पे समाप्त हो चुका है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगले हिमालय की बात करते हैं। मैं वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा ना, क्योंकि बड़ी वीडियो को बच्चे देखते नहीं है, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे जिसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा जल्दी, बस, ठीक है। अब बात करते हैं, अब बात करेंगे, अभी तक बात की हमने ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय की, ठीक है, ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय तो हो गया है। अब करते हैं लघु और मध्य हिमालय की बात। किसकी बात करते हैं, लघु या मध्य हिमालय की बात, लघु, लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय की बात करते हैं। अभी हमने बात की ना वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय के बीच कौन सी रेखा पाई जाती है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट या केंद्रीय भ्रंश रेखा पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं लघु या मध्य हिमालय की। सबसे पहले लघु हिमालय की बात करते हैं, तो लघु हिमालय की ऊंचाई आती है, ऊंचाई आती है 1200 मीटर से, लघु या मध्य हिमालय की बात करते हैं तो 1200 मीटर से 4500 मीटर, 4500 मीटर के बीच जो हिमालय पाया जाता है, लघु या मध्य हिमालय, ठीक है, 1200 मीटर से 4500 मीटर के बीच। अब बात करते हैं कि राज्य के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक कितने जिलों में ये
हिमालय फैला हुआ है। पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक कुल 9 जिलों में लघु या मध्य हिमालय फैला हुआ है। 9 जिलों में, ठीक है, 9 जिलों में पूर्व छोर से पश्चिमी छोर तक 9 जिलों में लघु या मध्य हिमालय फैला हुआ है, ठीक है, जो इस प्रकार से चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून आदि इनमें फैला हुआ है 9 जिलों में, ठीक है। तो 9 जिले कौन कौन से हो गए आपके, मैंने बता दिया आपको, नोट कर लो, ठीक है। चंपावत हो गया, नैनीताल अल्मोड़ा, चमोली, ठीक है, चमोली, पौड़ी रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 जिलों में लघु या मध्य हिमालय श्रेणी फैली हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत कौन सी श्रेणियां आती है। मसूरी, देववन, रानीखेत, दूधातोली, बिनसर और द्रोणागिरी, कौन कौन सी श्रेणी आती है। देववन, मसूरी, दूधातोली, बिनसर और द्रोणागिरी, कौन कौन सी श्रेणी आती है लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत। मसूरी, देववन, दूधातोली, रानीखेत, बिनसर, द्रोणागिरी, ठीक है। मसूरी, देववन, दूधातोली, रानीखेत, बिनसर, द्रोणागिरी, ये किसके अंतर्गत आता है, लघु या मध्य हिमालय के। अभी बीच में क्वेश्चन बना था एक एग्जाम में, हाँ, रानीखेत किस हिमालय के अंतर्गत आता है, तो लघु या मध्य हिमालय। मजाक में मत लेना, इंपोर्टेंट है ये, कहीं दूधातोली आ गए, सारे इंपोर्टेंट है, द्रोणगिरी आ गए, मसूरी आ गए, देववन आ गए, कुछ भी आ सकता है पेपर में, तो आपने याद रखना है लघु या मध्य हिमालय के कौन कौन से आते हैं। मसूरी, देववन, दूधातोली, रानीखेत और बिनसर और द्रोणागिरी, ठीक है। लघु, अब बात करते हैं लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत जिस जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, किसका अभाव पाया जाता है, जीवाश्म, इंपोर्टेंट है, जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि जीवाश्म का अभाव किस हिमालय में पाया जाता है, तो लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं लघु हिमालय का निर्माण। लघु हिमालय का निर्माण किससे हुआ है, ठीक है। लघु हिमालय का निर्माण वलित या कायंत्रित चट्टानों से हुआ है। लघु हिमालय का निर्माण किससे हुआ है, वलित एवं कायंत्रित चट्टानों से, कायंत्रित चट्टानों से, ठीक है। वलित व एवं कायंत्रित चट्टानों से, किससे हुआ,
लघु या वलित या केंद्रित चट्टानों से हुआ। लघु हिमालय का निर्माण वलित व केंद्रित चट्टानों से हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं लघु हिमालय क्षेत्र में जो कुछ नदियां आती है। लघु हिमालय श्रेणी में कुछ नदियां भी आती हैं। तो लघु एवं मध्य हिमालय के अंतर्गत कुछ श्रेणियां आती है। नयार, सरयू, पश्चिमी रामगंगा और लदिया। नयार नदियों की बात करें ना, लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत कुछ नदियां आती है। नयार, सरयू, नयार, सरयू, पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा और लदिया किसके अंतर्गत आते हैं? लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नयार, सरयू और पश्चिमी रामगंगा और लदिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि नैनीताल में पाए जाने वाले अनेक ताल, जैसे कुछ ताल जो मध्य एवं लघु हिमालय के अंतर्गत आता है, कुछ ताल भी आते हैं नैनीताल के। नैनीताल के कुछ ताल आते हैं, सात ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल, भीमताल भी होगा, और खुरपा ताल ये किसके अंतर्गत आते हैं? लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अभी तक तो हमने ऊंचाई की बात भी कर दी थी, 1200 मीटर से 1500 मीटर तक पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं शीत शीतोष्ण जलवायु भी पाई जाती है लघु एवं मध्य हिमालय के अंतर्गत। शीत शीतोष्ण जलवायु किसके अंतर्गत पाई जाती है? लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, तो राज्य में नोट करेंगे आप। ठीक है, राज्य में 1800 से 3000, 1800 से काफी इंपोर्टेंट है, 1800 से 3000 मीटर, 1800 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई राज्य में 1800 मीटर से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर शीत शीतोष्ण जलवायु, शीत शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शीत शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, जिसका मुख्य वन कोणधारी वन, जिसका मुख्य वन कौन सा है? कोणधारी वन, इसका मुख्य वृक्ष है चीड़। ठीक है, राज्य में 1800 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक शीत शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, जिसका मुख्य वन कोणधारी वन चीड़ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एल्पाइन वन भी पाए जाते हैं। एल्पाइन वन भी लघु एवं मध्य हिमालय के अंतर्गत पाए जाते हैं, एल्पाइन वन। ठीक है, जिसकी 2900 से 3500 मीटर ऊंचाई पर एल्पाइन, 2900 से 3500 मीटर। ठीक है, 2900 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक एल्पाइन वन पाए जाते हैं। इंपोर्टेंट है। ठीक है, राज्य में 1800 से 3000 मीटर तक की शीत शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, इसका मुख्य वन कोणधारी वन चीड़ है। एल्पाइन वन 2900 से 3500 मीटर तक पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय की बात करते हैं। मध्य हिमालय
शिवालिक हिमालय से मेन सीमा थ्रस्ट और मेन बाउंड्री फ्रंट द्वारा अलग होता है। इंपोर्टेंट है, ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा, सारी चीजें इंपोर्टेंट ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय किस रेखा से अलग होता है, ठीक है। शिवालिक हिमालय लघु मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय किस किस फ्रंट द्वारा अलग होता है? तो मेन सीमांत दरार, मध्य व शिवालिक को मध्य व शिवालिक को मेन सीमांत दरार, मेन सीमांत दरार इंपोर्टेंट है, ठीक है, इसके द्वारा अलग किया जाता है मध्य व शिवालिक, ठीक है। मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय को किस फ्रंट द्वारा अलग किया जाता है? तो मेन सीमांत दरार द्वारा, ठीक है। मेन सीमांत दरार द्वारा, जिसको हम मेन बाउंड्री फॉल्ट भी कहते हैं, जिसको हम मेन बाउंड्री क्या बोलते हैं? मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं इसको, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये मध्य व शिवालिक हिमालय को बीच अलग करने वाली दरारें हैं, ठीक है, मेन सीमांत दरार, ठीक है। अब बात हो गई कुछ, एक जो धौलधारी श्रेणी आती है ना, धौलधार, मध्य हिमालय के अंतर्गत धौलधार श्रेणी भी आता है, शिमला का, हिमाचल प्रदेश, मध्य हिमालय के अंतर्गत धौलधार श्रेणी भी आती है। क्या आती है? धौलधार श्रेणी लघु एवं मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है, जबकि पीर पंजाल श्रेणी भी इसी के अंतर्गत आती है। पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी भी इसी के अंतर्गत आती है, जो जम्मू कश्मीर में है, और ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में है, ठीक है। आई बात समझ में? मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच मेन सीमांत दरार बाउंड्री अलग करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि धौलधार और पीर पंजाल श्रेणी भी, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। पीर पंजाल श्रेणी आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम आपको 2-3 और रह गए, अभी 3 तो करवा दिए मैंने, अभी रह गए आपका दून द्वार, शिवालिक क्षेत्र, भाबर तराई और गंगा का मैदानी भाग। ये आपकी नेक्स्ट क्लास में आएगा। आप हमारे साथ बने रहें, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।